तो अब्दुल्ला ने बोला कि एक ही सूअर है इस मोहल्ले में, बस मतलब उसका ही काम हो सकता है। बार ये झगड़े जब शुरू हुए तो फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये सारी जो हिंट्स होती थी वो मेरे ऊपर ही होती थी। तो साहब उन्होंने हाथ से मोबाइल नंबर लिख दिया। जब मोबाइल नंबर लिखा गया तो उसमें मेरे पास, मेरी बीवी के पास, मेरी बेटी के पास गंदे गंदे फ़ोन आते रहे और मारने और गाली गलौज और धमकी के फ़ोन भी आए। और एक दफ़ा नहीं, 10वीं दफ़ा आज़म खान ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें मोहल्ले में मैं रहने नहीं दूँगा, मकान छोड़ के भाग जाओ। तो साहब मैं तो खामोशी ऊपर वाले से लो लगाता रहा। और बस योगी हुकूमत होने की वजह से मुझे प्रशासन ने बड़ी जो है मदद करी, जबकि उनका कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं। जो मेरे साथ अत्याचार हुआ उसका सहयोग दिया उन्होंने मुझे। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राज धर्म पर। रामपुर में आपने कहानी सुनी होगी आजम खां वर्सेस नवाब, लेकिन आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आजम खां वर्सेस आजम खां के पड़ोसी। क्या कुछ इनकी स्टोरी है और किस प्रकार से आजम खां ने अत्याचार इन दादाजी पर, जो कि उनके पड़ोसी हैं, उन पर ढाए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये कहा जाता आ रहा है कि आजम खां है वो थोड़े जलन रखते थे कि अगर उनके आसपास कोई और बड़ा उनसे होता था तो उनसे उनकी दुश्मनी हो जाती थी। लेकिन दादाजी से सुनेंगे आखिर पूरी बात क्या है और कहाँ से आपकी दुश्मनी की शुरुआत हुई। तो पहले तो दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम क्या है और किस प्रकार से आजम खां से आपके रिश्ते हैं? मेरा नाम आरिफ रज़ा खां है और मैं आज़म खां का पड़ोसी हूँ। और मेरे उनके संबंध इन हालातों से पहले बहुत अच्छे थे, मोहल्लेदार था। और इलेक्शन में भी उनके साथ घूमा मैं, इलेक्शन में भी साथ घूमा, वोट भी उनको दिया और बहुत अच्छे बांध थे। लेकिन जब से मैंने एक हिंदी का अखबार निकालना शुरू करा, उसका नाम था बुलसाई के नाम से था, हिंदी का पेपर था, डेली पेपर। उसकी ओपनिंग भी आज़म खां के ही हाथ से हुई थी और बड़े ज़ोर शोर से उसकी ओपनिंग हुई। उसके बाद फिर मेरा अखबार भी काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छा निकलता रहा। आपस में फिर ये तय पाया किसी सूरत से अगर हम अपनी जो मशीन ले आते हैं तो उससे हमारा अखबार और अच्छा चलेगा। तो मैं एक मशीन सेकेंड हैंड मोल लेके आया। लाने के बाद मैंने जिस मकान में रहता हूँ उस मकान के सामने एक मकान मैंने ले रखा था। पहले एक साबिर मियाँ थे, उनसे मकान लिया था, वो मैंने ले लिया। खैर उसमें लाके मैंने जो है मशीन रख दी। मशीन रखने के बाद असेंबल भी नहीं हुई थी। लेकिन उससे पहले इनके यहाँ एक शाहजेब नाम का एक शख्स था, उसने आके जब मकान को देखा, उसको पता चला कि मैंने मकान ले लिया, तो उसने मुझसे ये कहा कि भाई आरिफ खान तुमने ये मकान ले लिया, लेकिन आज़म खां से पूछा? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं, वो तो मकान जो बेचने वाले थे साबिर मियाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उनसे कहा मैं मकान बेच रहा हूँ। मेरे सामने आमने था, मुझे इसकी बेहद उसकी होती है मुझे ज़रूरत। मैंने वो मकान उनसे जो है मतलब जो उन्होंने कहा मैं उनको पैसे उनको दे दिए, मैंने देता रहा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो मेरा बेनामा हो गया तो ये शाहजेब मुझसे बोले आपने ये बहुत बड़ी जो है भूल करी है, गलती करी है, पहले आपको आज़म खां से मालूम करना चाहिए था। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं था। बोले वो आज़म खां इस मकान को लेने के मूड में थे। तो मैंने कहा अगर वो लेने के मूड में थे तो आप ले लें, क्या परेशानी है, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी, मैं दे दूँगा। लेकिन उन्होंने कभी आज़म खां ने नहीं चाहिए मुझसे कहा कि मैं लूँगा। पता नहीं मुझे नहीं माता था कि इनके मन में क्या है। फिर वो झगड़े शुरू होने हुए, मेरे रास्ते जो है बंद करने शुरू हुए। इनका जो भांजा फरहान है उसने बहुत बेहुदा बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करी, रास्ते बंद करे, मोटरसाइकिल लगा दी जाती थी, गाड़ियाँ खड़ी हो जाया करती थी। एक दिन इनकी गाड़ी का बम्फर पता नहीं टूटा था क्या हुआ, तो अब्दुल्ला ने पूछा अपने उससे ड्राइवर से कि ये भाई बम्फर किसने तोड़ दिया? तो वो बोला कि साहब मुझे पता नहीं। तो अब्दुल्ला ने बोला कि एक ही सूअर है इस मोहल्ले में, बस मतलब उसका ही काम हो सकता है। तो एक अंडरस्टूड मैटर था कि हो सकता है शायद, मेरा नाम तो नहीं लिया उसने, लेकिन उसने कहा एक ही सूअर है। उसके बाद ये झगड़े जब शुरू हुए तो फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि ये सारी जो हिंट्स होती थी वो मेरे ऊपर ही होती थी। मेरे रास्ते बंद करे गए। मेरी बीवी शुगर की पेशेंट हैं और मेरे बच्चे के जैसे बाहर जाने होते थे तो फ़्लाइटें मिस हुई, एयरपोर्ट नहीं जा सका मैं, रास्ते बंद थे मेरे। मतलब हर जितना भी हो सकता था मुझे बहुत ही हरेसमेंट करा, बहुत ज़्यादा ही जो मेरे पर प्रेशर करा। और फिर अखिलेश आए थे यहाँ मिलने के लिए आज़म खां से। तो मुझे ये पता चला कि अखिलेश आ रहे हैं मजलूमों की परेशानी सुनने के लिए। तो मैं इसी इंतज़ार में था कि भाई मेरे साथ जो हादसे हुए हैं, मेरे घर में जो है बदमाश जो आए कूदे, कैमरे तोड़े गए मेरे, और काफ़ी मुझे यानी जो है प्रताड़ित किया गया हर तरह से। मगर मैंने उस जुल्म को बहुत कई सालों से मैं उसको जो है बर्दाश्त करता रहा। मगर बाद में आने के बाद
फिर तो इन्होंने इतना कहा कि मैं कई दफ़ा कहा मुझसे कि भाई आरिफ हम मकान छोड़ के भाग जा, मोहल्ला छोड़ के भाग जा, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूँगा। कई लोगों के बीच में 15-20 लोग इनके साथ में होते थे, उनके सामने उन्होंने ये बात कही, मगर मैंने उसका भी उनको कोई जवाब नहीं दिया आज तक। मगर बाद में तो मेरा हालत ये हो गई कि मेरे घर के आगे उनका भांजा जो फरहान है उसने पोस्टर लगाए और उस पर गंदी गंदी बातें लिखी कि ऊपर के बाल इसी में होते हैं। फिर उनके बड़े भाई जब आए उन्होंने देखा, बोले अरे भाई ये तो तुमने सही करा, लेकिन इसमें तुमने आरिफ खां का मोबाइल नंबर नहीं डाला। तो साहब उन्होंने हाथ से मोबाइल नंबर लिख दिया। जब मोबाइल नंबर लिखा गया तो उसमें मेरे पास, मेरी बीवी के पास, मेरी बेटी के पास गंदे गंदे फ़ोन आते रहे और मारने और गाली गलौज धमकी के फ़ोन भी आए कि तुझे। दादाजी आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, इसमें एक आपने अभी जब मुझे दिखाया था तो मैं ये एफआईआर जो है वो भी दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं जो आप ये बोल रहे थे, हम बोल भी नहीं सकते कि किस प्रकार की गालियाँ दी जा रही थी। और जैसे कि दादाजी ने बताया, इतनी बेहूदगी, आज़म खां जो अपने आप को दिखाता एक मंत्री, उनके लोग किस तरीके से थे। और ये एफआईआर मेरे हाथ में है और दादाजी और भी फुटेज वगैरह जो है सीसीटीवी फुटेज वो भी दिखा रहे हैं, जो ये बोल रहे थे कि जो भी मामले हैं झूठे मामले लगाए गए। अखिलेश यादव ने तक कहा कि झूठे मामले लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये सारे सच्चे मामले हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है हम आपको वैसे भी दिखा देंगे। और अभी जो है दादाजी हमें दे रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट है, सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ पर आज़म खां धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका नाम आरिफ खान है, आरिफ रज़ा खान। और ये हैं गाड़ियाँ जो गेट के सामने लगा दी जाती थी। अब आपका गेट खुले तो कैसे खुले, ये सारी चीज़ें थी, एक तरीके से दादागिरी थी। और उसके बाद जो एफआईआर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि दादाजी ने बताया कि उनकी बेटी को, उनके पत्नी को जो अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जब ये एफआईआर मैंने पूरी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी जान से मारने की कोशिश। फरहान, ये जो उनके भांजे हैं वो घर में कूदते हैं। आज़म खां ये कहते हैं जिस दिन आप दिल्ली गए होते हैं और आपके घर में आपकी बेटी या माँ होती है, ऐसा कोई घटना होता है? हाँ, तो ये जो घटना है जो एफआईआर में, ये पूरी घटना क्या है ये बताइए। ऐसा हुआ था, मैं और मेरा बड़ा बेटा हम लोग गए थे दिल्ली। जब दिल्ली से वापसी होकर आ रहे थे हम रात में, तो रात के साथ 1 बजे या 2 बजे का टाइम होगा, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा कि डैडी आप लोग कहाँ में, उनके बस आने वाले हैं। पता नहीं, वैसे ही तो याद नहीं रहा मुझे, 2 बजे का टाइम था या 3 बजे का। उस टाइम घर के अंदर जो है बदमाश कूदे और जब वो मेरी बेटी अपनी बेटी के लिए दूध बनाने के लिए जब उठी तो उसने जो कुत्ते हुए देखा, हाट हुई, तो उसने एकदम से शोर बजाया, तो कौन है क्या है। तो वो लोग भागे और भागते वक्त अपने पाँव का एक जूता भी वहाँ छोड़ गए थे, जो कि हमने पुलिस को वहाँ दिखाया भी मौके पे कि देखिए। और हमारे जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी तोड़े उन्होंने। एक कैमरा ऊपर का था वो जो उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा कैमरा वो समझे कि ये हमने ख़त्म कर दिया, टूट गया, लेकिन वो टूटा नहीं था, टूट के नीचे लटक गया। और लटकने के बाद जो बदमाश कूदे थे उनका फ़ोटो भी उसमें आ गया, जूते भी उनके आ गए। वो हमने सीडी हमने जो है पुलिस को भी जाके दिखाई, तो हमेशा फिर हमें पुलिस की तरफ से जो है सिक्योरिटी भी मिली। 2 सिपाहियों की ड्यूटी हमारे रात में होती थी, 2 दिन में होती थी। पुलिस प्रशासन ने फिर हमारी बड़ा सहयोग दिया और बहुत मदद करी, हमारी बहुत मदद करी। यहाँ तक कि फिर हमें खौफ तो रहता था, लेकिन फिर भी हमें जो है पुलिस से और तमाम प्रशासन से जो हेल्प मिली योगी सरकार के दौर में। फिर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। हमने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी करी, मुकदमे भी हमारे हैं दर्ज। अब इनकी जो है बेल हो गई, ज़मानतें हो गई, लेकिन अब भी इसमें करीब 2-3 महीने से मेरे यहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। अच्छा, फिर अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ। तो अखिलेश यादव जब आया तो मुझे ये पता चला कि ये आ रहे हैं यहाँ, जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, ये परेशानी हुई है, उसके बारे में। तो मैं अपने पेपर लेने के बाद मैं इसी इंतज़ार में रहा कि अखिलेश साहब आएंगे तो मैं उनसे जो है मुलाकात करूँगा। जब अखिलेश साहब आए तो पुलिस और सिक्योरिटी तो बहुत थी, मुझे फ़ौरन सिपाही ने जो पकड़ लिया और मेरे हाथ में जो पेपर थे वो पेपर छीनने की मुझसे कोशिश करी। अच्छा, ये जो हालत है ये इसीलिए? हाँ, ये इसलिए ये सब ये पेपर बहुत छीने। जी, बहुत छीने। हाँ, ये कैसे हो चुके हैं। और ये जो फ़ोटोज़ निकाली गई थी दादाजी की तरफ से, वो भी कैसे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अखिलेश जब आए थे दादाजी से मिलने, उसी वक्त उनके जो अधिकारी थे उन लोगों ने ऐसा किया। हाँ, उनके अधिकारी भी थे, उनके साथ सपोर्टर भी बहुत थे, बहुत अखिलेश बड़े। उन्होंने जो अखिलेश जो है उनके नाम के जो है वो नारे लगाए, जिंदाबाद और सब कुछ। तो मुझसे बहुत छीनने की कोशिश करी, लेकिन मैंने ये पेपर नहीं छीने दिए।
उसके बाद मुझे जो है वहाँ सब उन्होंने पकड़ के बोले ये चलिए हटिए, मुझे अंदर पहुँच दिया। मैं अंदर घुसने के बाद में मैं छत के ऊपर चढ़ा और छत पे से जीने पे जाके वहाँ भी जो है पीछे मेरे जो है एक सिपाही पहुँच गया, पुलिस का पता नहीं कौन था। तो मेरे बेटे ने कहा भई आपने कैसे आ गए यहाँ पे? तो वहाँ से भी मैंने बहुत कोशिश करी अखिलेश साहब को ही बताने की कि साहब मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है, आप इसको देखिए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुना और ये कहा कि इनका पुलिस बहुत साथ दे रही है, इनकी भी सुन लो क्या है। तो साहब पुलिस क्या साथ दे रही है? अगर पुलिस साथ नहीं देती तो मैं जो है मैं मर जाता, मेरा तो घर भी ख़त्म हो जाता, मेरे बीवी बच्चे भी सब ख़त्म हो जाते, घर मेरा ख़त्म हो जाता। तो ठीक है, अगर घर की इनको ज़रूरत थी कुछ सा तो मुझसे हमेशा ये कहा कि मोहल्ला छोड़ दो, मोहल्ले में घर में रहने नहीं दूँगा, यहाँ से मोहल्ला छोड़ के भाग जाओ। पुलिस सामने होती थी, उसके सामने भी कहा, और इनके गुंडे बदमाश भी होते थे, उनके सामने ये बात कहते थे कि आरिफ खान मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा इस मोहल्ले में, और मोहल्ले वालों से माफ़ी मंगवाऊँगा मैं तुमसे। तो साहब मैंने कौन सा ऐसा गुनाह करा था जो मुझसे मोहल्ले वाले से माफ़ी मंगवाएं? मैं तो इनके साथ हमेशा तमाम इलेक्शन में भी बहुत घूमा, इनका साथ भी दिया, लेकिन जब से मेरे इनके झगड़े हुए फिर मैं टोटल भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहा, हमेशा मैंने उसको वोट दिया और आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार करने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन मेरी उम्र 75 ईयर्स की है, मैं कमज़ोर भी हूँ, बीमार भी रहता हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन वोट मेरा भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, चाहे ये हारे या जीते, कुछ भी हो, मुझे कुछ इससे नहीं लेना। लेकिन ऊपर वाले से मेरी जो दुआ और दवा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक बार और बन जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कुछ कमी रही है वो पूरी हो जाएगी। बिजली 24 घंटे उत्तर प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने ही दी है। कभी किसी समाजवादी पार्टी में बिजली हमारे रामपुर में तो आई, लेकिन देहात में, गांव में जो खेती में, खुद किसान का बेटा हूँ, काश्तकार हूँ, खेती होती है, कहीं नहीं आई। लेकिन योगी की हुकूमत में 24 घंटे देहात में क्या, शहर में हर जगह कंटिन्यू बिजली आई, कोई परेशानी किसी तरह की कहीं नहीं आई, और किसी तरह का कोई गुंडागर्दी बदमाशी कहीं कुछ नहीं, सारे काम बिल्कुल अच्छे हैं। हमें तो साहब देखिए, मुसलमान हूँ मैं भी, लोग कहते साहब भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ, किस बात का डर? देखिए इनकी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत में जो है मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम राइट हुए, और जबकि ये तो मुख्यमंत्री जैसी हैसियत के इंसान थे, तो ये तो इनके समझने वाली बात है। हमें तो साहब योगी की हुकूमत में आज तक इतना टाइम हो गया, हमने तो कहीं ना हिंदू मुस्लिम राइट देखे, ना कोई चोरी डकैती इस टाइप की कोई हादसे नहीं हुए। तो हम कैसे कहते हैं साहब जय योगी सरकार जो बुरी है? हमें तो किसी किस्म की कोई शिकायत ना थी और ना कल है। कोई सी भी पार्टी, अगर देखिए कोशिश हमारी यही है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम करे और उसको जिताया। गरीबों को फ्री राशन बांटना करोड़ों रुपए का कम बात समझने, बहुत बड़ी बात है। रहा महंगाई का मुद्दा, ये एक इंटरनेशनल बातें होती हैं, इसके बारे में ना तो हम कुछ कह सकते हैं, ना हमारे जो मंत्री कुछ कह सकते हैं, भी ठीक है कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष मुल्क है, जो कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके एक मोहल्ले के बराबर जो मुल्क है, तो इतने बड़े देश को यानी जब यह कोरोना स्टार्ट हुआ तो इतने बड़े यानी मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना, ये मोदी जी और योगी जी की, इन लोगों की भी वो मेहरबानी और हिम्मत थी और ऊपर वाले का सहयोग था, जो हमारा देश बिल्कुल सहयोग आज तक बिल्कुल सही और सही ढंग से है। अच्छा दादाजी, आपने एक बात कही थी कि अखिलेश ने ये बोला था, जब अखिलेश यादव नीचे थे, मीडिया वालों से बोला कि इनको भी देख लीजिए, पुलिस प्रशासन इनका ज़्यादा साथ दे रहा है। सरकार तो योगी की थी उस वक्त, तो अखिलेश यादव को ये पूरा मामला पता था? हाँ, ये तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब उन्होंने ये बात कही कि भाई पुलिस इनका बड़ा साथ दे रही है, ज़रा इनको देख लो, तो मैंने कहा साहब पुलिस क्या साथ दे रही है? आप जब आए हैं उनसे मिलने के लिए, जिन लोगों को जो परेशानी हुई है, तो मैं इनका मोहल्लेदार हूँ, मेरे साथ जो परेशानी अत्याचार हुए हैं, जिसके मेरे पास फ़ोटो भी हैं और मैंने FIR भी लिखी है, उसको आप देख लें। मैं कहूँ उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, किसी ने मुझे मिलने दिया, नीचे से ही खड़े होकर ऊपर से वो जो है बोलते रहे, देखते रहे, लेकिन उन्होंने सुनी कुछ नहीं। और इनके समर्थक ने आवाज़ लगा के मतलब आज़म खान जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगे, जो मैं ऊपर से बोल रहा था, तो उसको भी नहीं सुनने दिया। तो अखिलेश ने जब ये कहा कि साहब इनका पुलिस बड़ा साथ दे रही है, तब वो लोग खामोश हो गए, इसलिए कि भाई अखिलेश जो है बोल रहे हैं तो खामोश हो गए वो। उन्होंने कहा भाई इनका पुलिस बड़ा साथ दे रही है, ज़रा इनकी भी सुन लो। तो फिर ऊपर से जो मैंने कहा, तो फिर जो मतलब आज़म खान जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, यानी मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं सुना उन्होंने। जिस वजह से आए थे उन्होंने सुनने के लिए नहीं, वो अंदर आज़म खान के पास गए, वहाँ बैठे, उनके पास 1 घंटा बैठ के बातचीत करी होगी, उसके बाद वो आगे। मेरी कोई बात नहीं। आप चाहते थे कि अखिलेश यादव आपकी बात सुने? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था ईमानदारी से,
मैं तो भगवान को साक्षी मान के उनसे कहता, देखिए ये मेरे पेपर हैं, आप देखिए इनको, मेरे घर में जो कैमरे पड़े हुए हैं टूटे उसको देखिए, आप मेरे घर की जो मेरी बीवी और बच्चों के हालात है उसको देखिए, जो सच्चाई है उसको दिखाता। मेरे पास तो CCTV की कैमरों की वो सीडी थी, मैं उनको जो है वो दिखाता कि देखिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुना। वो आए इसलिए नहीं आए थे, वो तो आजम खान से मिलने के लिए आए थे। वो तो एक झूठे वो थी रूमर के साहब, ये जो अत्याचार हुए, परेशानी हुई, तो इसलिए उन्होंने, लेकिन कुछ उन्होंने मेरा कुछ नहीं सुना, और बल्कि मेरे हाथों से कागज़ छीनने की कोशिश करी। उनकी समर्थक थे, पता नहीं कौन थे, वाइट जो है शर्ट वो पहना था, पजामा, ये कुर्ता पजामा, उसने बहुत कोशिश करी, क्योंकि यही मेरे पेपर थे, ये मेरे सबूत थे, प्रूफ थे, मगर मैंने ये पेपर हाथ से छोड़ी नहीं। सब मुड़ गए तो मैं सब उड़ गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो ये हादसे मेरे साथ हुए बस। अच्छा बाबा, अगर अखिलेश यादव आपकी बात उस दिन सुन लेते तो उसके बाद क्या होता? साहब ये तो उनके मन की बात होती, वो इंसाफ की बात जो हकीकत है वो देखते हो, और क्या सोच उनकी होती ये तो उनके समझने वाले बात है। मैं तो सामने फ़ोटो भी है, FIR कॉपी है, और मैं खुद उनसे मतलब उनके सामने सारी बात होती। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, या क्या होता, ये तो वो समझती इस चीज़ को, मेरी बात को सच मानते या झूठ मानते। नहीं बाबा, अगर आपके साथ अखिलेश यादव न्याय करवाते, वो आपके साथ होते, तो फिर आप क्या करते? जी, वो अखिलेश नहीं करते। एक दफ़ा पिलिंग मशीन के बारे में यहाँ से रामपुर से कुछ लोग गए थे अखिलेश के पास, तो अखिलेश से जब कहा उन्होंने, तो अखिलेश ने कहा, भाई देखो ये मामला खान साहब के यहाँ का है, रामपुर का, तुम तो अच्छी, हाँ फैसल लाला गए थे साहब, मैं याद आया मुझे, फैसल लाला गए थे, तो उन्होंने कहा, भाई तुम तो जानते ही हो अच्छी तरह से, ये खान साहब का मामला, ये तो रामपुर का मामला वही देखेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसने पूछा, साहब क्यों? बोले ये तो तुम अच्छी तरह से, तुम्हें सब पता ही है। बस ये बात हुई। तो साहब तो अखिलेश क्या करते? खान साहब के सामने कौन बोल सकता था? अखिलेश क्या करते? कुछ भी नहीं, सुन के भी क्या करते वो? जब मैं एक अत्याचार मेरे साथ हुआ है, मैं ऊपर से शो मचा रहा हूँ, उनका फ़र्ज़ ये था, बिल्कुल उनको सुनना चाहिए था मेरी बात का। झूठ और सच तो ये बात की बातें होती है कि झूठ था या सच था। ये मेरे पास FIR है, फ़ोटो हैं, सब मौजूद हैं। और एक दफ़ा नहीं 10वीं दफ़ा आज़म खान ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें मोहल्ले में मैं रहने नहीं दूँगा, मकान छोड़ के भाग जाओ। तो साहब मैं तो खामोशी ऊपर वाले से लो लगाता रहा, और बस योगी हुकूमत होने की वजह से मुझे प्रशासन ने बड़ी जो है मदद करी, जबकि उनका कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं। जो मेरे साथ अत्याचार हुआ उसका सहयोग दिया उन्होंने मुझे, तो मुझे तो साहब कोई शिकायत मतलब थी नहीं। अब आगे आने वाले वक्त में अब क्या हुआ ये ऊपर वाला बेहतर समझ सकता है साहब। मैं कल के बारे में, लेकिन मुझे है तो डर, भाई देखिए मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पूरा मोहल्ला मेरा सब दुश्मन है, सब उनके समर्थक हैं आजम खां के। तो अब कल क्या होगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे जो मुकदमे हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, बस। ओके। अच्छा बाबा जी, एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है कि अगर आज़म खां जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? यानी कि सपा की सरकार बन जाती है, मान लीजिए 1% के लिए, तो फिर क्या होता है? देखिए साहब, ये तो सोचना सही है, इलेक्शन है, इसका नाम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दिख रहा है, हालात जो दिख रहे हैं उसमें तो योगी साहब के बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन कल क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता। और अगर बाय द वे वो जीत भी जाते हैं या सरकार उनकी बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये तो दुनिया सब जानती है कि वो किस टाइप के आदमी हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है। जब मेरे उनके इतने अच्छे मामला थे, सारे बातें थी, मैंने कभी आज तो उनसे कुछ लिया नहीं, और उसके बाद मेरे घर का हाल ये हुआ, मेरे बीवी बच्चों का हाल ये हुआ, मेरे पीछे तमाम कुंडे बदमा लगे, तो कल क्या सोच सकता हूँ मैं? फिर तो अब कैमरे पे मैं क्या बताऊँ आपको, ये तो अंडरस्टूड मैटर है। जैसे वो हैं, जैसे उन्होंने और लोगों के साथ करा है, और भी रामपुर के कितनी शिकायतें हैं, कितने तमाम FIR हैं, ये तो सामने उनके सब जब मौजूद ही है। तो कल अब ज़िंदगी अगर ऊपर वाले ने जितनी लिख दी है वो तो मेरी है ही, मौत अगर आएगी तो उसका भी मैं इंतज़ार करूँगा, इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। दादाजी, जब आपके इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके केसेस थे, आज़म खां आपको परेशान कर रहे थे, तो मतलब आपको मदद कहाँ से मिली? कैसे आपकी FIR दर्ज हुई और किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की? इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, कम से कम 20, 25, 26 दिन तक तो मैं भागता रहा इधर से उधर, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे किसी सूरत से मैंने लखनऊ से अप्रोच करी, वहाँ से खैर मेरी जब FIR शुरू हुई, और FIR जब लिखने के बाद फिर मैं DM और SP से मिलने की मैंने कोशिश करी। DM साहब से, जो पहले यहाँ हमारे अनंजय कुमार वो थे DM साहब, और SP थे अजय पाल शर्मा, इन लोगों से मुलाकात हुई, और इनको मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी दी कि साहब मेरे साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, ये परेशानी हो रही है। तो
डीएम साहब ने और एसपी साहब ने फिर उसको बड़ी गहराई से हर चीज़ को देखा और हकीकत उन्होंने सब मालूमात की जानकारी जब पूरी हुई तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। डीएम साहब ने भी और अजय पाल शर्मा जी साथ से मतलब ये है जो सच्चाई जो ईमानदारी वाली बात थी उन्होंने उसी ढंग से मुझे मतलब कि पुलिस की हेल्प भी मुझे मिली और डीएम साहब भी मुझे हमेशा आश्वासन देते रहे कि आप बिल्कुल मत घबराइए, हम मौजूद हैं, जो आपके साथ जितनी भी मदद होगी हम पूरी हर तरह से आपका जो है सहयोग करेंगे। वही मेरे साथ हुआ था। पुलिस की भी मेरे साथ मतलब पूरी हेल्प रही और मेरी हर बात सुनी गई। जो भी हालात मेरे पे होते थे, कोई भी किसी में होगी तो मैं डीएम साहब से मिलता था और डीएम साहब मेरा पूरा सहयोग करते थे। और जब मैं वहाँ बैठा होता था डीएम साहब के बाद, तो मुसलमान औरतें आती थीं, बुरखे उनके उल्टे सीधे गंदे सब सजाए होते थे जैसे मट्टी वट्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनंजय कुमार जो डीएम साहब से इतनी गहराई से हर एक की तो हर बात को सुनते थे और उन समस्याओं का हल जो उनके अपने हाथ में होता था उसको फ़ौरन करते थे और जो उनसे नहीं होता था उनसे कहते थे भाई ठीक है, ये मेरे अपने हाथ में नहीं है, मैं ऊपर लिख लूँगा, ऊपर लिखने के बाद जो भी आपकी मदद होगी पूरी करें। तो इतना सहयोग करा मेरा डीएम साहब ने भी और जो एसपी थे हमारे अजय पाल शर्मा, उन्होंने भी बड़ी सच्चाई और ईमानदारी और लगन के साथ मेरा हर समय साथ दिया। सब प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग दिया, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दी बिल्कुल। फिर मेरा जान माल हर चीज़ की मैं हिफाजत के साथ अपने घर बीवी बच्चों के साथ अपने रहता था, सारी बातें थी, कुछ नहीं। फिर ऊपर वाले का जो आगे का जो इंसाफ जो हुआ वो सभी ने देखा है, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो आपने दादाजी को सुना और दादाजी ने अपना जो वक्त दिया, और आप बुज़ुर्ग भी हैं, प्रॉब्लम भी थोड़ी हो रही है, लेकिन उसके बाद जब हमने बात करने की बात कही दादाजी ने तो उन्होंने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच दादाजी जो आपने इतना वक्त अपना दिया। अब आपने देखा कि किस प्रकार से आज़म खां ने एक मुस्लिम को ही प्रताड़ित किया। तो ये जो कहा जाता है कि अखिलेश यादव हों या मुलायम सिंह यादव हों वहाँ पर बैठे होते थे, लेकिन यहाँ राज जो चलता था वो आज़म खां का ही चलता था। आपको एक बयान याद आया होगा अमित शाह का, अभी हाल में ही उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी चला जाएगा, आज़म खां आकर बैठ जाएगा। तो ये वही बात कर रहे थे कि आज़म खां आकर बैठ जाएगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।